अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का जोरों शोर से आगाज हो गया। बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं दम तोड़ गई हैं। गर्मी बहुत ज्यादा होगी, सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, लेकिन प्रोफेशनल प्लेयर्स प्रोफेशनल अंदाज से खेलते हुए दिखाई दे रहे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवालात अब भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कल पहला मैच खेला गया था, जब कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, ये शिकस्त उन्हें 12 रन से हुई थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बाबर आजम कराची किंग्स की जानिब से पूरी इनिंग्स खेले, तमाम 20 ओवर्स के लिए 85 रन उन्होंने 63 गेंदों पर स्कोर किए, लेकिन अपनी टीम को फतह ना दिला सके। इसमें जहां ये भी कहा जा सकता है कि दीगर बैट्समैनों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन जहां बाबर आजम को अपॉर्चुनिटी थी दरमियान में, वहां पर भी बाबर आजम उस अंदाज से तेज नहीं खेले कि जिसकी जरूरत उस वक्त उनकी टीम को थी। हालांकि आखिरी 5 ओवर्स में कराची किंग्स ने 12.5 की औसत से रन स्कोर किए, जब जाके वो 12 रन से हारे। अगर यही लाठीचार्ज 2-3 ओवर पहले शुरू हो जाता तो शायद कराची किंग्स की टीम फतह हासिल कर लेती। लेकिन दोनों पावर प्ले, चाहे बॉलिंग पावर प्ले की बात कर ले या बैटिंग पावर प्ले की बात कर ले, कराची किंग्स के लिए ज्यादा साजगार नहीं रहे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान वंस अगेन प्रूव टू बी हिमसेल्फ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की थी कल, कमाल की बॉलिंग राशिद खान की जानिब से दिखाई दी। पांच आउट किए 20 रन देने के बाद, और लाहौर कलंदर्स ने पेशावर जल्मी को 10 रन से मात दे दी। लेकिन हम जिस तरह बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग हमारी बहुत कमजोर दिखाई दे रही है, यहाँ किसी एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है। फॉर्मर कैप्टन शुएब मलिक ने शानदार बारी ली। अगर वो 3-4 ओवर पहले आउट नहीं होते तो शायद ये मैच और ज्यादा सनसनीखेज हो जाता। शुएब ने 73 रन 48 गेंदों पर स्कोर किया। जबरदस्त किस्म की बैटिंग शुएब मलिक की जानिब से दिखाई दी। लड़ते हुए दिखाई दिए उस बॉलिंग के खिलाफ जिसे शायद, अगर मैं अपने एक्सपर्ट बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का उनसे पूछूंगा, शायद इस वक्त इवेंट की सबसे बड़ी बॉलिंग दिखाई देती है लाहौर कलंदर्स की। कोई और नहीं, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर्स के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कई सारी जिम्मेदारियां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी। हारून रशीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम, बहुत ही जबरदस्त इंट्रो दिया आपने, खास तौर पर इन दोनों मैचेस के हवाले से। बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली। एक जो बड़ी अच्छी चीज थी कल के मैचेस में कि एक तो पिच ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। यही वजह थी कि आप देखेंगे दोनों तरफ लगभग 170 के करीब रन हुए, बावजूद इसके कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर रेट ऑफ स्कोरिंग इतना अच्छा नहीं था, कई विकेट्स ज्यादा गिर गई थी। आखिर के जो 5 ओवर्स हैं तमाम इनिंग्स के जो देखे जाएं तो उसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग हिटिंग हुई है और बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। बॉलिंग ने कोशिश की कि वो अपनी दूसरी टीम के ऊपर हावी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली एक क्लोज कॉन्टेस्ट दोनों मैचेस में देखने को मिला और एग्जैक्टली जो कराची किंग्स से एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई। शुएब मलिक की आपने बात की, बाबर आजम की आपने बात की। ऑब्वियसली इन दोनों बैट्समैन को इनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उनके जो बैट्समैन थे, उन्होंने वो साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से कम रन से ये दोनों टीमें जो है वो मैचेस हार गई। हारून भाई, मैं चलिए बाबर आजम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। वो हमारे तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है। कराची किंग्स की हिकमत अमली भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ में नहीं आई मुझे कल के मैच में। एटलीस्ट जिस तरीके से उनका स्टार्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में देख लें तो चले हो जाता है, रन पड़ जाते हैं, लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट में जब उनके सामने 171 रन का हदफ था, उस वक्त भी जो है वो कुछ थोड़े से कॉम्पैक्ट दिखाई नहीं दिए उनके प्लेयर्स। 174 रन का हदफ उनके सामने था, 175 रन का, लेकिन उस तरीके से कॉम्पैक्ट बैटिंग दिखाई नहीं दी जो रिक्वायरमेंट थी। और बाबर आजम ने भी लास्ट में जाके अपने स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा चेंज किया, वरना वो रन बॉल तकरीबन 55-60 रन तक रन बॉल खेल रहे थे। ये बिल्कुल देखने वाली बात थी। दूसरा, मैं जो ये फील करता हूं कि एज ए की बैट्समैन ऑफ कराची किंग्स उनके ज़हन में यही था कि मैं आखिर में जाके इसको मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा, जो अल्टीमेटली उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन वो ये साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके सामने जो उनके साथी
बैट्समैन आ रहे थे, उनमें से भी काफी बड़े नाम थे जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन मेरे अपने नजदीक टू स्टार्ट विद जो फर्स्ट 10 ओवर्स 12 ओवर्स का जो गेम था, उसमें जो रेट ऑफ स्कोरिंग था वो नहीं था। जब आप चेस कर रहे होते हैं तो आपको एक रिक्वायर्ड रन रेट के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपने आखिरी ओवर्स में आके 15 रन से ज्यादा का एवरेज अगर हो जाए या 20 रन से ज्यादा का एवरेज हो जाए। एक आधा आपको ओवर अच्छा मिल जाता है, लेकिन मुसलसल मेंटेन करना 12 रन एन ओवर या 14 रन एन ओवर, वो इतना आसान नहीं था। आई थिंक यहाँ पर वो मिसकैलकुलेशन हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो खेले बहुत अच्छा। लेकिन बात वही होती है कि क्या आपके कंट्रीब्यूशन से टीम जीती या नहीं जीती। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो बॉलिंग को अगर हम देखते हैं तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए नजर आई है। खास तौर पर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया राशिद खान ने, और अल्टीमेटली वही मैच विनर साबित हुए। और भाई राशिद खान की बात तो हम अभी दूसरे मैच में करते हैं। पहले हम इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स के मैच की बात करते हैं, जो कल का पहला मैच था। हम भी उस मैच में अगर देखा जाए तो जो एक्सपीरियंस हमने देखा था, जैसे हम बाबर आजम और शुएब मलिक की बैटिंग का अगर फर्क देखें, शुएब मलिक 4 ओवर पहले आउट हो गए थे, इसलिए एक छोटा सा मार्जिन उनको जा सकता है कि शुएब मलिक अगर खड़े रहते तो इस मैच को फतेह को रनिंग से चेंज कर देते। वेयर इज बाबर की बात कर लेते हैं तो बाबर पूरे 20 ओवर खड़े रहे। ऐसा नहीं था कि वो आउट होकर गए थे, वो क्रीज पर मौजूद थे। कहने का मकसद ये है कि वो जो एक मैच विनिंग इंस्टिंक्ट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप जिस तरह आप भी बार बार बात कर रहे हैं कि देखें, जब आपके पास प्रॉपर T20 फॉर्मेट के ओपनर्स मौजूद हैं, शर्जील खान आपके पास मौजूद है, आपके पास फखर जमान मौजूद है, क्योंकि अगर यह शर्जील बाबर की जगह होते तो शायद ये मैच 1.5 ओवर पहले 2 ओवर पहले खत्म हो जाता। अरुण भाई, अग्री करेंगे आप? देखिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू तो उस वक्त है कि अगर हम इसी कॉन्टेस्ट में अगर कल हम देखते हैं तो अगर हम शर्जील खान को देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, काफी बैकअप में आगे निकल चुके थे। दूसरी तरफ अगर आप फखर जमान को भी हम देखते हैं, हम इन दोनों की बात कर रहे होते हैं कि जी ये दोनों वो दूसरी टीम से खेल रहे थे, फखर जमान और शर्जील तो बाबर आजम की टीम में ही थे। मैं सिर्फ ये कहने का मेरा मकसद ये है कि देखें, द थिंग इज कि इन दोनों बैट्समैनों को फॉर्म भी तो दिखानी है ना। हम तो ये कहते हैं कि जी दोनों ऑन पेपर तो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट्स नजर आते हैं पाकिस्तान की टीम की ओपनिंग बैटिंग के लिए, लेकिन अगर ये रन्स नहीं करेंगे या फॉर्म में नहीं आएंगे और नंबर ऑफ ओवर्स अगर ये नहीं खेलेंगे, एक 20 ओवर्स में अगर हम देखते हैं कि अगर 10 ओवर या 15 ओवर उनको रहना चाहिए क्रीज के ऊपर, और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 या 9 या 10 रन के एवरेज से ये खेल सकते हैं, लेकिन अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो देन अल्टीमेटली टीम तो प्रॉब्लम में आएंगी। तो मैं मानता हूं कि शर्जील खान जो है वो रन आउट हो गए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो होते तो तेज रेट ऑफ स्कोरिंग होता, तो शायद बाबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमको नजर ना आता कि वो इतना स्लो खेले, क्योंकि वो कॉम्पनसेट कर देते शर्जील खान। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो एज ए होल, इसको आप टीम गेम के तौर पे आप देखें तो बाबर ने जो कैलकुलेशन की थी अर्ली स्टेजेस में, वो बाद में अगर आप देखेंगे बहुत डिजेक्टेड फील कर रहे थे कि मे बी जो उन्होंने हिट मारने की कोशिश की या जो उन्होंने रेट ऑफ स्कोरिंग को बढ़ाने की कोशिश की, 2 से 3 ओवर लेट शुरू की। अगर ये 2 से 3 ओवर पहले वो अगर ये लेट शुरू कर देते तो क्योंकि इट वाज अ मैटर ऑफ 10-12 रन्स जो कि एक आध ओवर में आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पर कैलकुलेशन की डेफिनेटली मैं गलती समझता हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बाबर आजम की बैटिंग को कहते हैं तो उन्होंने बाद में बहुत जबरदस्त कॉम्पनसेट किया था, 8 से 10 रन के एवरेज से लेके वो चले। लेकिन बदकिस्मती से ऑब्वियसली लोग बात करेंगे कि उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। यहाँ जो दूसरा बड़ा एडवांटेज मुल्तान सुल्तान को मिल गया वो ये है कि वो गेम में वापस आ गए, क्योंकि ठीक है अभी डेंट नहीं पड़ा कराची किंग्स को, वो ऊपर टॉप में ही है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी ये मुल्तान सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब अगर वो नेक्स्ट 2-3 मैचेस अगर वो जीत लेते हैं तो टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं। अब तो खैर कलंदर्स ने कल दूसरा मैच जीतने के बाद टॉप कर लिया, लेकिन मुल्तान सुल्तान की सुहेब मकसूद, ठीक है, रैली रोसो ने बहुत तेज बैटिंग की थी, उन्होंने 44 किए थे 24 बॉल्स पे, और वो मैन ऑफ द मैच बने थे अपनी इस परफॉर्मेंस की वजह से जो उन्होंने मुल्तान सुल्तान को आगाज दिया था। लेकिन शुएब मकसूद 31 ऑन 14 बॉल,
और उस जगह पर कि जब कहीं ना कहीं प्रेशर में मुल्तान सुल्तान्स की टीम आई थी इब्तिदाई पहली विकेट गिरने के बाद, शुएब मकसूद कहीं ना कहीं कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं आपको अभी भी कि अब वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो गए, उनकी पावर रेटिंग भी चेंज आया है उसमें? देखें, ये तो यही वो हम बात कर रहे हैं कि एज ए थिंक टैंक आप देखते हैं कि आपको रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है। आप देखें कल उन्होंने विद इन 6 ओवर्स उनकी बैटिंग आ गई थी, उन्होंने कितना अच्छा इस्तेमाल किया उस पावर प्ले का, और बहुत ही कम बॉलों पे उन्होंने इतनी तेज रन्स उन्होंने स्कोर किए, जो अपनी टीम के लिए उनका एक बहुत बड़ा रीजन बना कि वो टीम 170 के करीब पहुंच गई। अदरवाइज आप देखेंगे बीच में थोड़ा सा स्लॉपी हुए थे, लेकिन आखिरी ओवर्स में आगे जिस तरीके से नीचे वाले बैट्समैनों ने आगे बैटिंग की, उन्होंने फिर रन्स को तेजी से बढ़ाया। सो शुएब मकसूद अनदर कंटेंडर, जो कि आप जिसको कहते हैं ना कि आप आसिफ अली के ऊपर इतना ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया, आपने इफ्तिखार के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, प्रॉब्ली मैं ये फील करता हूं कि सब में शुएब मकसूद मुझे बेहतर ऑल्टरनेट नजर आते हैं, जो कि सीधे बैट के साथ खेलते हैं। मैं ये मानता हूं कि शुएब मकसूद की जो प्रॉब्लम है वो फील्डिंग में है, वो इतने अच्छे फील्डर नहीं है। कल भी देखें आप, उन्होंने इतनी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा नहीं किया, जो कि T20 के कॉन्टेस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यस, एज ए बैट्समैन अर्ली स्टेजेस पे ये जहां आपको रेट ऑफ स्कोरिंग बढ़ाना हो, शुएब मकसूद एक ऐसा ऑप्शन आपके पास हो सकता है अवेलेबल फ्यूचर में, जिसको आप सोच सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि उसको आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल, शुएब मकसूद की जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी कल, खुशदिल शाह ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन खुशदिल शाह को कई सारे इंटरनेशनल सतह पे अभी रिसेंटली चांस मिला है। शुएब मकसूद को हमने रिसेंटली इंटरनेशनल सतह पे इतना ज्यादा चेक नहीं किया। अरुण भाई, एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम के अंदर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जरा बात करेंगे हम कि हमारे वो बॉलर्स जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है। मैं बात कर लेता हूँ शहनशाह अफरीदी, वो भी खासे एक्सपेंसिव दिखाई दिए। मोहम्मद आमिर के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, वो भी एक्सपेंसिव दिखाई दिए। शाहनवाज दानी करंट टीम के साथ कैरी हो रहे हैं, वो भी एक्सपेंसिव दिखाई दिए। वेयर इज बाकी बॉलर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो मुल्तान सुल्तान से तकरीबन वो बॉलर्स खेल रहे थे कि जिनकी शायद कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। सुहेल तनवीर की बात कर लो, सुहेल खान की बात कर लो, या इमरान खान सीनियर की बात कर लो, इन तीनों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी कल मुल्तान सुल्तान के लिए। जो स्टार्ट उन्होंने अपनी टीम को दिया था, उसके उसी ने कराची किंग्स को बैकफुट पे जाने पे मजबूर कर दिया था। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर इस बॉलिंग के ऊपर भी अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल कराची किंग्स की टीम को जो कराची में लैग खेला गया था, उसमें टॉप पर रही थी। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। मच नीडेड विक्ट्री फॉर मुल्तान सुल्तान्स, क्योंकि कराची के लैग में अपने 5 मैचों में सिर्फ वो 1 मैच जीते थे। रिजवान की क़यादत में उन्होंने कराची किंग्स को कल 12 रन से मात दी, और उसमें एक्सपीरियंस बॉलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जिसमें सुहेल तनवीर, सुहेल खान और इमरान खान सीनियर, इमरान ताहिर ने आके बहुत जबरदस्त बाद में सपोर्ट किया था। लेकिन इन तीनों ने जो स्टार्ट फराम किया था, हारून भाई, तजुर्बे का अब भी शायद नेमुल बदल कम दिखाई देता है, वरना सामने शुरू में शर्जील थे, बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे जो बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन है, या उसके बाद न्यूजीलैंड के आए थे बैट्समैन। तो उस लिहाज से अगर हम देख लेते हैं तो इन तीनों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, जो स्टार्ट अपनी टीम को दिया है। देखिए, जो T20 में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप अगर विकेट्स लेने की आप में अहलियत है, उसकी वजह से दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अगर आप देखेंगे इमरान खान सीनियर ने जो बॉलिंग की विद इन द स्टंप्स की, पेस इतनी ज्यादा नहीं है इनकी, यही चीज सुहेल तनवीर को आपको नजर आई होगी, और यही चीज हमें नजर आई सुहेल खान में, क्योंकि ये तीनों वो बॉलर्स हैं कि जो बहुत ज्यादा पेसी नहीं है। खास तौर पर T20 क्रिकेट में अगर आप ज्यादा तेज बॉलिंग करते हैं तो बैट्समैन सिर्फ आपकी पेस को मिला के भी बहुत ज्यादा रन हासिल कर लेता है, अगर उसको गैप्स मिल जाए। तो इनके लिए कोशिश ये थी, क्योंकि वेरिएशन इनके पास अच्छी खासी है, स्लो डिलीवरी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, ऑलरेडी ये पेस में भी स्लो है, 130 ऑड के ऊपर ये बॉलिंग करते हैं। तो इसलिए ऐसी पिचेस के ऊपर जहां गेंद रुक के आ रहा हो, इस किस्म के बॉलर ज्यादा कामयाब आपको होते नजर आते हैं। और यही वजह है कि अर्ली स्टेजेस में जो प्रेशर पड़ा कराची किंग्स पे, वो यही था कि इन तीनों बॉलर्स ने शुरू में इनको इतने मौके नहीं फराम किए कि आप बहुत ज्यादा खुल के खेल सकें। और जैसे ही शर्जील और गप्टिल का आउट होना होता है, उससे आपको फिर था कि ये बैट्समैन ऐसे थे
जो कि अपने रेट ऑफ स्कोरिंग को बहुत बढ़ा सकते थे, उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। तो आई थिंक यहाँ मैं डेफिनेटली रिजवान को इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की और खास तौर पर जो इमरान ताहिर की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। अगर आप ऑन द पेपर देखेंगे तो आपको मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग थोड़ी सी वीक नजर आएगी एज कंपेयर टू अदर्स इन टर्म्स ऑफ के स्ट्राइकिंग एबिलिटी और ये सारी चीजें, लेकिन कल बहुत जरूरी था उनके लिए उनकी बॉलिंग यूनिट को अच्छा काम दिखाना और कल उन्होंने दिखाया। बिल्कुल 3 for 28 इमरान खान सीनियर एंड 2 for 27 इमरान ताहिर, लेकिन इमरान ताहिर ने जब क्रूशियल जगह पे आके विकेट ली थी, खासकर मार्टिन गप्टिल को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया था, वहां पे शायद थोड़ा तेज खेलने का प्लान करती, क्योंकि शर्जील खान कल बैड लक आउट हुए थे। ये क्रिकेट में मेरे ख्याल है रनआउट में भी सबसे बैड लक कैटेगरी होती है कि बॉलर का ऐसे हाथ लग जाए और वो गेंद जाके विकेट को भी लग जाए, क्योंकि आमतौर पे नॉन स्ट्राइकर का बैट्समैन बाहर ही होता है अरुण भाई, वो बहुत कम चांस होता है कि वो बैट रख दे, क्योंकि वो रन लेने जी अरुण भाई ये सबसे बैड लक आउट होता है अरुण भाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए होता ही है कि T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में आपको पहले से ही स्टार्ट लेके आगे आ जाना पड़ता है जैसे ही बॉलर बॉल डिलीवर करता है, क्योंकि आपको 18 यार्ड्स में आप आगे पीछे भागते हैं रन लेने के लिए। सो जैसे ही बॉलर बॉल डिलीवर करता है आप 2-3 कदम आगे आ जाते हैं, वो डिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि आप फिर प्रेशर डालते हैं सेकंड रन के लिए कि आपको 16 यार्ड्स भाग के फौरन वापस आना है। इस सूरत में अगर कोई स्ट्रेट ड्राइव लगे जैसे कि लगा और वो बॉलर के हाथ से लगता हुआ विकेट को लग गया, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बैट्समैन वापस आ जाए। टेस्ट क्रिकेट में तो आपको ऑब्वियसली इस किस्म की चीज नहीं करनी पड़ती, तो आप मोस्टली अपनी क्रीज पे ही मौजूद रहते हैं। बट वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में आपको बैकअप आपको निकलना पड़ता है बाहर 2-3 कदम, और उसमें बदकिस्मती अगर स्ट्रेट ड्राइव लग जाए जैसे कल शर्जील की सूरत में हुई तो ये नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ आप देखेंगे गप्टिल, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जो बाहर से जो प्लेयर्स आए हुए हैं कि वो ऐसी पिचेस पे खेलने के आते हैं जो बॉल तेजी से आपके बल्ले के ऊपर आता है और आप उसको आराम से टाइम कर सकते हैं। यहाँ आपको बनाना पड़ता है, हाँ, बाउंस भी होता है, पेस भी होती है, तो इसलिए आप उसमें एडजस्ट कर जाते हैं जल्दी। तो प्रॉब्ली अर्ली स्टेजेस हैं, अभी 2-3 मैचेस में आई फील के अगर पिचेस और ज्यादा अच्छी बेहतर हो गई तो गप्टिल भी आपको अच्छा रन बनाते हुए नजर आएंगे, और शर्जील अगर बदकिस्मती से फिर ना रन आउट हो जाए तो उनसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे एंटरटेन करेंगे ये फैंस को, क्रिकेट फैंस को अपनी अच्छी बैटिंग से। और भी कुछ बैटिंग में डेप्थ कम लग रही है कराची किंग्स के आपको, अगर शर्जील, फखर और अगर हम गप्टिल को हटा देते हैं तो उसके बाद वॉल्टन आ रहे होते हैं या नजीबुल्लाह जरदान है, देन फिर ऑलराउंडर्स का टाइम शुरू हो जाता है, तिशारा परारा, माद वसीम एंड कंपनी। देखिए एज सच मैं ये फील करता हूं कि जो T20 के कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी बुरी बैटिंग नहीं है। देखिए होता यह है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि T20 क्रिकेट में आपके टॉप 4 में से 2 बैट्समैन तो आपके 20 ओवर्स पूरा खेलें। अगर वो नहीं करते तो उस सूरत में प्रेशर आता है, जबकि अगर आप दूसरे मैच पे बात करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि होता यह है कि अर्ली स्टेजेस पे अगर आपकी 2 से 4 विकेट्स गिर जाती हैं तब प्रॉब्लम यही होती है कि बाकी के जो रिमेनिंग 10 ओवर्स या 12 ओवर्स हैं उसमें नीचे वाले बैट्समैन क्या वो रोल प्ले कर सकेंगे जो टॉप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर तो वो पे कर जाते हैं जैसे कि हमें नजर आया दोनों सूरत में कि नीचे आके आखिरी के 5 ओवर्स में रेट ऑफ स्कोरिंग बहुत बढ़ा, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हुआ और टीमों ने अपने स्कोर इतना बढ़ा दिए कि वो एक मैच विनिंग रन्स में कंट्रीब्यूट उन्होंने किया और वो टारगेट ऐसा सेट किया जो दूसरी टीम के लिए मुश्किल साबित हुआ। तो आई थिंक एज सच मैं नहीं फील करता कि बैटिंग का जो कंपोनेंट है वो इतना बुरा है मोस्टली टीमों का, बल्कि मैं तो समझता हूं कि ज्यादा मुझे फिक्र मुल्तान सुल्तान की थी कि उसमें बहुत ज्यादा मुझे डेप्थ नजर नहीं आ रही थी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आई थिंक खुशदिल शाह जिस तरीके से खेले हैं उन्होंने रन्स करके एक बड़ा अच्छा स्कोर जो है वो दिया है, जिसकी वजह से मुश्किल पेश आई कराची किंग्स को। चलें फिर अब आप दूसरे मैच की बात कर रहे थे तो आ जाते हैं दूसरे मैच पे, जहां पे वाकई में लाहौर कलंदर्स ने कल इब्तिदाई बैट्समैन हफीज ने परफॉर्म नहीं किया, फखर जमान ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग और लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उसमें डेविड के 69 ऑन 36 बॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रन थे, उसके साथ बैन डन के 46 ऑन 33 बॉल। तो उनकी बैटिंग ने कहीं ना कहीं अब अपनी टीम को बैठने नहीं दिया अरुण भाई। बिल्कुल, देखिए यही वो बात कर रहे थे कि 20 रन के ऊपर अगर किसी टीम के T20 के फॉर्मेट में अगर आउट हो जाए तो आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि टीम 170 पे फिनिश करेगी या उसके लगभग करीब रन्स करेगी।
सो कल जिस तरीके से लाहौर कलंदर एक मुझे बड़ी अच्छी अब एक यूनिट बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें को हर एक प्लेयर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है कि किस वक्त उन्होंने क्या करना है। और खास तौर पर टिम डेविड की जो रेवोल्यूशन है, जिस तरीके से वो आए हैं और जिस तरीके से वो खेलते हैं, बहुत ही क्लीन हिटिंग करते हैं, और उनकी दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस रही है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग है वो भी काफी ज्यादा पेनिट्रेटिव है। सो एक अच्छा मुझे स्ट्रॉन्ग यूनिट नजर आ रहा है लाहौर कलंदर, और इस बात के चांसेस हैं, इम्कानात हैं कि ये टॉप 2 में फिनिश करके, यू नेवर नो, इस टूर्नामेंट को जीत ले। लेकिन अभी भी इनको आगे बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और ये अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो कल हमने जैसे देखा, देखिए फॉकनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अर्ली स्टेजेस पे आते हैं, वो आउट भी कर देते हैं, और जब कल उन्होंने नीचे आके बैटिंग भी की, तो जो लोअर ऑर्डर बैटिंग, यही जो मजा है या जो लुत्फ आता है देखने में, कि इररिस्पेक्टिव ऊपर के टॉप 4 बैट्समैन आउट हो गए, लेकिन नीचे वाले बैट्समैनों ने आके इतने रन्स कर दिए कि वो एक ऐसे टारगेट तक पहुंचा दिया जहां दूसरी टीम को मुश्किल में डाल दिया। आपने जेम्स फॉकनर की बात की, कल उन्होंने 22 ऑन 7 बॉल्स, जो लास्ट में उनकी ब्रिस्क हिटिंग थी वो बहुत जबरदस्त थी। और भाई अब जेम्स फॉकनर का कोई नाम भी नहीं लेता, यानी कि एज वाइज, उम्र वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, जो उनका एक्सपीरियंस था वो तो अब भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जेम्स फॉकनर अब भी, मेरे ख्याल है, अगर हम ये सिस्टम का फर्क है हमारी और उनकी क्रिकेट के, कि वो जो आज भी उनका आईसाइड हम देख रहे हैं, उनका फिटनेस लेवल देख रहे हैं, उनका गेम में एंथुजियाज्म देख रहे हैं, उसमें कमी नहीं आई है। नहीं, ये सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो एक देखें सबसे अच्छी चीज जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि उनके पास उनका नेबर बदल भी मौजूद है। द थिंग इज कि अगर आपके रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं तो आप इतना अच्छा प्लेयर लाइक जेम्स फॉकनर को आप मिस नहीं करते अपने इंटरनेशनल स्क्वाड में। हमारे साथ जो प्रॉब्लम ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ, कि हमारे पास तो इनफ रिप्लेसमेंट्स नहीं है ना। अब देखें कि आज भी अगर आप कभी घूम फिर के हम बात करते हैं, हम सोहेल तनवीर की बात करते हैं कि यार इसको ले आओ, इसने एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। वेयर एज ऑस्ट्रेलिया में ये चीज नहीं होगी कि लोग बात कर रहे होंगे यार जेम्स फॉकनर को वापस ले आए, बिकॉज उनके पास इनफ रिसोर्स पूल इतना मौजूद है प्लेयर्स का कि वो उनको रिप्लेस करके वो टीमें जीत रही हैं उनकी, इसलिए उनको इनकी कमी महसूस नहीं हो रही। अगर यही जेम्स फॉकनर अगर हमारे यहाँ से खेल रहे होते या पाकिस्तानी प्लेयर होते तो हम सब ने बातें कर रही होनी थी कि यार इनको टीम में होना चाहिए, ये क्यों टीम में नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और हमारे यहाँ हो सकता है ये क्रिटिसाइज भी हो रहा था, फॉकनर का गेंद तो पहुंच नहीं रहा, लेकिन वो खेले ही नहीं जा रहा, ये नजर नहीं आ रहा। उनको जितने लोग हिट मारने जा रहे उनसे हिटिंग नहीं हो रही। हर भाई अगर बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो इस वक्त कलंदर्स की बॉलिंग को आप नंबर 1 करार देंगे। शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और राशिद खान जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, उन पर खासकर जेम्स फॉकनर वो गेंद पहुंचा रहे सिर्फ बॉलर तक, विकेट कीपर तक जाए ना जाए, लेकिन बैट्समैन से नहीं लग रही, यानी बैट्समैन तक जा रही है गेंद, लेकिन वो हिट नहीं मार पा रहे। देखिए जो बहुत आप ये जो बात कर रहे हैं ना, इसमें तो बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग मैं कहूंगा कि जिस तरीके से वो वेरी करते हैं, अगर जो बॉल विकेट कीपर के पास नहीं पहुंच रहा तो वो बैक ऑफ द हैंड वो बॉल छोड़ते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो पेस इतना होता नहीं है उसमें, तो अगर बैट्समैन उसको मिस करेगा तो सेकंड बाउंस वो विकेट कीपर के पास जाएगा। उसके साथ साथ आप देखें कि उन्होंने कई ऐसी अच्छी बॉलिंग भी की है, यानी बॉलें की हैं जो आउट स्विंग हुई है, बैट्समैन को बीट किया है, एज भी लगे हैं। सो वो मिक्स कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को, जो उनका पूरा एक्सपीरियंस है वो ये शो करता है कि उनको अपनी लाइन और लेंथ पे बहुत कंट्रोल है। आप देखेंगे जो उन्होंने कल जो एलबीडब्ल्यू का जो डिसीजन था, आप देखें जब उन्होंने लिया, विद इन द स्टंप उन्होंने बॉलिंग की है, तो हर वो चीज जो वो कर रहे थे, उन्होंने एक तो विकेट ले देते हैं, और जब भी आपको अर्ली स्टेजेस में विकेट्स मिलेंगी दूसरी टीम ला मुहाला प्रेशर में आएगी, जैसे कि आपने कल देखा। सो राशिद खान बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर। सो इसलिए जैसे आपने भी कहा कि बॉलिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये फील करता हूं कि लाहौर कलंदर इस वक्त मुझे सबसे बेहतर बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है। इनके पास पेसर्स भी बहुत अच्छे हैं, और इनफैक्ट अब तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हो जाएगी जो मैं देखता हूं कि क्या जो राशिद खान है वो रिस्ट स्पिनर है या फिंगर स्पिनर है, क्योंकि राशिद खुद क्लेम करता है कि मैं फिंगर स्पिनर हूं। क्योंकि मैं ये देख रहा था कि जो उनकी पेस है 92 प्लस पे कोई भी स्पिनर ऐसी बॉलिंग नहीं करता जैसे हमने राशिद खान को करते हुए देखी है, और मुसलसल वो रॉन्ग वन करते हैं, गुगली होती है, कभी वो तेज स्पिन हो जाती है, कभी वो स्किड कर जाती है, जो बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उनकी लाइन और लेंथ इतनी अच्छी है कि विद इन द स्टंप्स वो बॉलिंग करते हैं। तो अगर इस पूरी अगर आप पीएसएल में अभी तक के जो 2 मैचेस हुए हैं सेकंड लेग के, उसमें अगर आप देखें तो आपके इंटरनेशनल डोमिनेशन आपको नजर आ रही है।
आपका लोकल टैलेंट आपको मैचेस नहीं जिता रहा, आपका इंटरनेशनल टैलेंट अपने रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज को, टीमों को अब मैचेस जिता रहा है, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे इमरान ताहिर हो। अगर आप देखें उन्होंने जिस तरीके से विकेटें ली, इसी तरह जो टिम डेविड है उनकी मैच विनिंग इनिंग्स है, वेयर एज बाबर आजम और शोएब मलिक फिनिश करते हैं बड़े अच्छे रन्स करके, लेकिन लूजिंग एंड पे फिनिश करती है उनकी टीम। बहुत जबरदस्त पॉइंट हारून भाई आपने यहाँ पर रेस किया है कि अगर जो फॉरनर्स आए हुए हैं उनमें मैच विनिंग इंस्टिंक्ट दिखाई दे रहे हैं, वेयर एज पाकिस्तानी प्लेयर्स इज कंसर्न वो मिसिंग एलिमेंट जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमने बॉलिंग पे बात की कल के मैच पे, हारून भाई कुछ जरा वैसे जाते जाते लाहौर कलंदर्स की बहुत तारीफें कर रहे हैं, आप काफी अर्सा लाहौर में रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन सबकी अपनी फेवरेट टीम होती है, ये बस कीजिएगा आप, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? ये नहीं कहिएगा 6 टीम हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, एक टीम इट्स नॉट दैट। मैं नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं कोई खुदा न खास्ता ये किसी की साइड वाइड लेने की बात, क्रिकेट को देखते हुए उसको जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्वियसली हर एक की अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑब्जर्व करता है। मैं किसी तरीके से वे करता हूँ, किसी की स्ट्रेंथ को मैं बैटिंग में देखता हूँ, कहीं स्ट्रेंथ मैं बॉलिंग में देखता हूँ। जब इनका कॉम्बिनेशन में मिलाता हूँ तो इस वक्त मुझे लाहौर कलंदर का बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन नजर आता है। अगर आप खुद देखें ना कि ऐसी बॉलिंग आप मुझे बता दें बाकी दूसरी टीमों की नहीं है, लेकिन मसला यही है कि इनको डिलीवर करना पड़ेगा ना। अब जो मुझे ये है कि राशिद खान अगर पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल हैं तो बहुत ही स्ट्रांग मुझे फोर्स नजर आ रही है। 2 मैचेस में बैक टू बैक राशिद खान मैन ऑफ द मैच हुए हैं। सो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनकी कितनी स्ट्रांग इस वक्त इंपैक्ट है इस हमारी PSL में। सो लाहौर कलंदर मुझे एक बहुत स्ट्रांग, इससे पहले अगर मैं कहूं कि लाहौर कलंदर क्यों अच्छा नहीं कर रही थी, कि उनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी, उनकी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं थी। अगर आप पिछले 2 से 3 सालों का उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखें, अब पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि वो एक बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, और प्लस ये है कि उनके ज्यादातर प्लेयर्स वही हैं, जैसे हारिस रऊफ शुरू से टीम के साथ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, फखर जमान हैं। सो ये वो प्लेयर्स जो हैं ये अब टीम का हिस्सा हैं। फिर जो लोग बाहर से आते हैं, आप देखें कि इस वक्त डेविड वीजे उनके साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जो रिप्लेसमेंट आई है वो उसी तरीके से कारकर्दगी दिखा रहे हैं जैसे डेविड वीजे दिखा रहे थे इसके लिए। सो आगे चल के मैचेस कंपटीशन अच्छे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये श्योर शॉट है कि ये लाहौर की टीम जीतेगी, लेकिन जहां आपने दूसरे बॉलर्स की भी बात की, मैं अगर आमिर की जिक्र करूं, मैं वहाब रियाज का जिक्र करूं, आप ये देखेंगे वहाब रियाज ने पहले 3 ओवर का स्पेल कितना अच्छा कराया था, उसके बाद एक ही ओवर में उनको इतने ज्यादा रन्स पड़ गए जिसकी वजह से जो है पेशावर जल्मी को प्रॉब्लम हुआ। आमिर अभी तक अपनी वो लाइन एंड लेंथ और जिसमें जो विकेट टेकिंग एबिलिटी आमिर की हमें जो नजर आ रही थी पिछले मैचेस में, वो अब नजर नहीं आ रही, क्योंकि काफी अरसे के बाद मैचेस हुए हैं, तो मे बी 1 से 2 मैचेस लगेंगे को अपने रिदम को वापस लाने में। लेकिन बाय दैट टाइम इतनी देर ना हो जाए कि इनकी टीमें 2-3 मैचेस लूज कर जाएं और पता लगा जी पॉइंट टेबल में नीचे आ गए और टॉप 4 में फिनिश ना करें। सो ये वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त जिस किस्म की फॉर्म एंड फिटनेस और जिस तरीके से एक टीम कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है, लाहौर कलंदर एक स्ट्रांग यूनिट के तौर पे मुझे इस कॉन्टेस्ट में नजर आ रहा है कि इसको फेवरेट कहा जा सकता है। बिल्कुल, डेविड की जगह डेविड है और वो भी कमाल की परफॉर्मेंस करवाते हुए दे रहे हैं। ठीक है, डेविड वीजा को वीजा नहीं मिला इस दफा पाकिस्तान का, लेकिन टिम डेविड को मिल गया, उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया। अरुण भाई मेरा सवाल रह गया, हाँ या ना, एक टीम बताइएगा, कौन सी टीम आपकी फेवरेट टीम होती है? दिल से लगाव होता है, कौन सी टीम? लाहौर कलंदर जी, लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर भाई, आपकी टीम तो टॉप पे दिखाई दे रही है, मेरी टीम बॉटम पे दिखाई दे रही है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करना है, काय कोयटा ग्लैडिएटर्स। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मुकाबला है काय कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक बहुत ही बुरी खबर वो ये कि कल रात को मैच में फहीम अशरफ पाकिस्तान के टॉप ऑलराउंडर का हाथ जख्मी हो गया और इतलात के मुताबिक उनके हाथ में 5 टाके आए हैं और अगले 3 मैच में वो अवेलेबल नहीं होंगे। क्या इसका एडवांटेज कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस मैच में होगा? क्योंकि आप एक मैच मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके पास हारने की गुंजाइश नहीं रह गई है। हारून रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हारून भाई, नया कॉम्बिनेशन, नई जगह, क्या कुछ फॉर्च्यून्स भी चेंज होंगी? काय कोयटा ग्लैडिएटर्स की फहीम अशरफ नहीं होंगे?
हाँ, ये बहुत बड़ा डेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ़हीम अशरफ जो अब तक बहुत ही की परफॉर्मर थे, पिछले मैच में भी अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया था और खास तौर पर नीचे आगे जो बैटिंग उन्होंने की थी तो अपने रन्स टीम के उन्होंने बढ़ा दिए थे। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता है हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयटा का एडवांटेज ये है क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन और विकेट कीपर सरफराज लीड कर रहे हैं, जो खास तौर पर उनकी कप्तानी T20 में बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि मैं थोड़ा सा फील करता हूं कि शादाब थोड़े से इमेच्योर हैं, उनके डिसीजन मुझे कोई इतने अच्छे एट टाइम्स नहीं लगते जब वो फील्ड में लेते हैं। जैसे खास तौर पर लास्ट ओवर उन्होंने खुद नहीं किया और एक ऐसे बॉलर को बुला दिया जो कि 6th बॉलर था या 7th बॉलर था, हुसैन तलत, और उन्होंने वो 16 रन करवा दिए। सो ये मुझे थोड़ा सा एडवांटेज नजर आ रहा है कि सरफराज अपनी टीम को बड़ा अच्छा जानते हैं, कौन से बॉलर को किस वक्त लाना है, किस वक्त नहीं लाना। फिर उनकी बैटिंग में जो सबसे ज्यादा नजरें अब लोगों की होंगी वो होगी आजम खान के ऊपर, क्योंकि आजम खान पाकिस्तान की टीम में भी आ चुके हैं और वो एक्सपेक्ट कर रही होगी कि सारे की सारी टीम जो है कि जी अब तो वो फिट भी हो गए हैं, 13 किलो उन्होंने वेट भी कम किया है। क्या वो वेट जो उनका कम करना है उनकी परफॉर्मेंस में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा, उनकी फील्डिंग में कितनी इंप्रूवमेंट आएगी और वो टीम के लिए एसेट साबित हो सकते हैं नहीं हो सकते। सो ये जो 4 से 5 मैचेस हैं जो उनको मिलेंगे और ये भी बताएंगे कि जस्टिफाई करेंगे अपना सिलेक्शन कि मेरी सिलेक्शन ठीक हुई है बाय परफॉर्मिंग वेल। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो बाकी सारे मैचेस जीते। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक वेल जेल टीम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टीम अगर फ़हीम अशरफ नहीं है तो एकदम से वो वीक हो जाएगी। आई थिंक वो भी अभी तक अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वहां मुझे जो एक इशू नजर आता है वो इशू नजर आता है कि उनका बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि शादाब खान कैसे एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन बन के और नंबर 4 की प्लेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, वेयर एज उनका बैकग्राउंड में कोई रन नहीं। मैं कप्तान मेरी मर्जी, वो जो आजकल चल रहा था ना, मेरी मर्जी। लेकिन देखो मसला ये है कि इस वक्त आप एक टीम को लीड कर रहे हो, आप एक ऐसी टीम को लीड कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन मौजूद हैं। आपको जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब आपकी टीम मुश्किल में आएगी। अभी तो टीम मुश्किल में ही नहीं आई, आपने पहले आके अपनी बैटिंग करके अपनी टीम को मुश्किल में डाल देते हैं आप। यहाँ तो अब आगे अगर बैटिंग करके अपनी टीम को अच्छे जगह पे खड़ा करके जाएं तब तो बात भी मानी जाए। इससे होता क्या है कि दूसरे जो बैट्समैन हैं वो तो मेंटली एकदम से फटीक हो जाते हैं ना, कि यानी हम टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं और हमारी जगह पे एक ऐसा बैट्समैन जा रहा है जिसने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया एज ए बैट्समैन। देखिए इक्का दुक्का इनिंग में अगर आप 10 इनिंग में एक दफा रन कर लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन बन गए। बाकी जितने बैट्समैन हैं वो तो खेलते ही नंबर 3-4 स्लॉट पे हैं और वो वहां रन करते चले आए हैं। तो जब आप उनको नंबर 8 पे भेज देंगे या नंबर 7 पे भेज देंगे जहाँ के आपने खुद आना है, तो ये इशू तो रहेगा और ये आपके लिए डाउनफॉल भी हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। हाँ भाई, सबसे बड़ी चीज, अब फ़हीम अशरफ भी नीचे के नंबरों पे मौजूद नहीं होंगे, तो ऐसे में शादाब को खुद को नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि फ़हीम की जगह जो आपके पास ऑप्शन बेहतर दिखाई दे रहे हैं उसमें मूसा खान है जो नहीं खेले थे, वो आ सकते हैं फास्ट बॉलर, या आकिफ जावेद हैं वो आ सकते हैं एज ए फास्ट बॉलर। उन्होंने भी कराची के मैचेस में अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया था, लेकिन दे आर नॉट बैट्समैन, दे आर नॉट इवन ऑलराउंडर्स। तो कहीं ना कहीं शादाब खान को फ़हीम की जगह पे बैटिंग करना पड़ेगी और इफ्तिखार को और आसिफ को ऊपर लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही नसीम, यही वो चीज मैं जो कह रहा हूं ना। आप मुझे ये बताएं कि जितना भी आप उठा के डोमेस्टिक का T20 का सर्किट देखें कि आप इफ्तिखार की आप बात करते हैं, आप आसिफ की बात करते हैं, ये ऊपर आके बैटिंग करते हैं। ये 6 से नीचे कभी भी नहीं जाते, 4, 5, 6 ये वो इनकी पोजीशंस हैं जहां पर इनको बैटिंग करना चाहिए। हाँ अगर ये फेल हो जाए तब तो मैं मानता हूं कि जी आप कह दे कि आप फेल हो रहे हैं तो मैं ऊपर आ रहा हूं। अभी तो आपने उनको मौके ही नहीं दिए कि वो अपने नंबर पे बैटिंग करके अपनी टीम के लिए कुछ एक अच्छा वक्त गुजारे पिच के ऊपर और रन्स करके दे। आप पहले से ही उनको प्रेशर में डाल दिया आपने ऊपर जाके। देखिए ना आप होता क्या है, आप खेलते हैं, आप चले 4 बॉलों पे या 5 बॉलों पे आपने 10 रन बना दिया, आप आउट होके चले गए। सो वो 3 से 4 ओवर का जो स्पैन है जो ऊपर फर्स्ट 10 ओवर्स का है वो तो आप जाया करके चले गए ना। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने टीम को सामने रखते हुए अपने आप को सोचना होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, मैं मानता हूं कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर है शादाब खान, लेकिन अगर आप पिछली 10 इनिंग्स उठा के देख लेंगे तो ना उनकी बॉलिंग हुई है इतनी कोई आउटस्टैंडिंग, ना उन्होंने बैटिंग इतनी अच्छी की है। तो अभी तो आप अपने आप को मैच्योर तो करें, अपने आप को मजबूत करें। सिर्फ टैलेंटेड होना ही इस चीज की जमानत नहीं है कि आप टीम के टॉप नंबर्स पे बैटिंग भी करें और आगे बॉलिंग भी करें। विकेट भी आपने नहीं ली अभी तक। आप दूसरे लेग स्पिनर्स को देखें ना,
राशिद खान अपनी टीम को मैच जिता रहा है अपनी बॉलिंग से। इमरान ताहिर ने शाहिद आफरीदी के जाने के बाद उसको मौका मिला, उसने आते अपना इम्पैक्ट शो किया, कितनी इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने ली। तो शादाब के लिए भी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आए, 2-3 विकेटें ले, 4 ओवर में 20 रन दे, 4 आउट करे, टीम को मैच जिताए। आप इससे तो ये एक्सपेक्ट थोड़ी करते हो कि शादाब आगे रन्स करके टीम को जिता देगा। शादाब से तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आउट करेगा तो हम जीतेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए अरुण भाई, थोड़ी सी कोयटा ग्लैडिएटर्स पे बात कर लेते। शादाब को तो खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो कप्तान है, लेकिन बगैर खेले अभी इतने देर से उन्होंने खेला भी नहीं था। वो पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान होंगे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टूर पे। ये तो डिसीजन होते रहते हैं, हमारे मुल्क में चलते रहेंगे। एक स्क्रीन पे तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान, मेरे और आपके अलावा एक ही कोने में मेरे नजर आ रहे हैं, वो है सैफी भाई, पाकिस्तान का वो कप्तान कि जिसने इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल जिताए अपनी क़यादत में। मेरे ख्याल दूसरा कोई इस मुल्क में शख्स नहीं है कि आलमी टाइटल, अंडर 19 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने जीते। और कुछ फॉर्च्यून्स चेंज होती भी लग रही हैं। आंद्रे रसल आ गए इस टीम के अंदर, और मैं बॉलिंग देखी थी जाहिर शाह की, जिस तरह हमने राशिद खान को देखा है, जाहिर शाह की बॉलिंग भी जरूर अरुण भाई देखिएगा। चाइना मैन बॉलिंग करते हैं और बहुत जबरदस्त किस्म के मुझे वो बॉलर दिखाई दिए। एक यहाँ पे चेंज उनको मिलेगा जाहिद महमूद के साथ, फास्ट बॉलिंग में देखते हैं तो उनको हसनैन के साथ। खुर्रम शहजाद डोमेस्टिक के परफॉर्मर, जगह पे गेंद करने वाले बॉलर, वो भी उनकी टीम के साथ आ गए। तो कुछ चेंजेस हुई हैं इस टीम के अंदर, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिट नजर आ रहा है मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स का, क्योंकि खास तौर पर आंद्रे रसल जैसे आपने जिक्र किया, जाहिर को मैंने बॉलिंग करते हुए देखा है। यस, एक डिसेप्टिव बॉलर है और अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और वो काफी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ सरफराज की कप्तानी, जिसके हम पहले कहते थे कि वो अच्छा कप्तान है और उसको अपने बॉलर्स को यूज करना आता है। हसनैन की सूरत में भी उसके पास एक ऐसा बॉलर मौजूद है जो कि आपको एक आध विकेट लेके दे सकता है। लेकिन मुझे सिर्फ ये देखना होगा कि जो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आंद्रे रसल जो है वो टॉप ऑर्डर में तो नहीं जा सकते कि वो मे बी 5 या 6 नंबर पे आके जब 4 से 5 ओवर या 6 ओवर रह जाए तो आगे बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग करते हैं। जो इनका टॉप ऑर्डर बैटिंग है ना, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्स्ट 10 ओवर्स में या फर्स्ट 6 ओवर में कम से कम 50 से 60 रन का अगर इनको स्टार्ट मिलता है तो देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अगर अच्छी पिच बनी हुई है तो 170 प्लस आप सोच सकते हैं। यहाँ मुझे 170 प्लस जो है ना वो विनिंग स्कोर नजर आ रहा है, वेयर मुझे पार स्कोर नजर आ रहा है जहां के आप फाइट्स कर सकते हैं। वो 160, 155, 160 के करीब अगर आप रन्स करते हैं तो आप इसमें फाइट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 170 प्लस कर जाएं तो मुझे फील होता है कि ये एक विनिंग स्कोर है, और टीमें जो रन्स कर जाएंगी 170 प्लस, उनके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो मैच जीत जाए। लेकिन अब तो एक तकरीबन उलट हो गया ना सिलसिला, पहले बैटिंग सेकंड जो है वो मैचेस जीत रही थी, अब जो है वो बैटिंग फर्स्ट जो है वो मैचेस जीत रही है। बड़ी सूरत हाल एकदम चेंज होगी। मैंने यही तो कहा ना कि तमाम चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। टॉप ऑर्डर की जैसे आपने बात की कोयटा ग्लैडिएटर्स की, 2 ऑस्ट्रेलियन यंग क्रिकेटर्स इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी टीम में शामिल किया। भाई, एक मैं उनकी बिग बैश में बैटिंग देखी थी, वेल्डरमत, वो कमाल किस्म के बैट्समैन दिखाई दिए। वो ओपन करेंगे उस्मान के साथ। 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं फैफ डुप्लेसी, 4 नंबर पे सरफराज अहमद, जिनके बारे में आप भी बहुत कह रहे थे कि भाई इनको मिडिल में खिलाओ ना, मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर वो इनिंग को कैरी करने की सलाहियत रखते हैं जब आपके पास मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं है। देन आजम खान, देन आंद्रे रसल, और भाई कुछ जान पड़ी है टीम में। फिर हसन खान भी इनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए टॉप ऑर्डर बैटिंग है जो आपने जिक्र किया, ये तो T20 के बहुत ही जबरदस्त किस्म के बैट्समैन है। मैं वही कहूंगा कि यहाँ क्योंकि अबू धाबी की कंडीशन में आके एडजस्ट करना होगा, जो खास तौर पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं या साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बाउंस लो होगा, बॉल थोड़ी सी स्लो आएगी, क्योंकि ये जैसे फैफ डिप्लूसी है और दूसरा जैसे वेल्डरमत का आपने जिक्र किया, ये वो प्लेयर्स हैं जहां पर उनको बॉल चाहिए हाइट पे और जहां तेज आता हुआ नजर आए। तो एडजस्टमेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से इनको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर वो जितनी जल्दी एडजस्ट कर जाएं, पहला मैच खेल रहे होंगे, सो थोड़ा सा वक्त तो लगता है। अगर तो इनको स्टार्ट में बहुत अच्छा, इन लोग बहुत जल्दी एडजस्ट करके अगर ये रन्स करना शुरू कर दें
तो मैं फील करता हूं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स कम से कम इस काबिल तो है कि 170 प्लस करे। आजम मौजूद हैं, एंड्रू रसल नीचे मौजूद हैं, सरफराज अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं और आखिर तक खेलने की कोशिश करते हैं। सो इट्स नॉट अ बैड यूनिट एज फार एज T20 क्रिकेट इज कंसर्न। तो आई होप कि सरफराज, जिसको मेरा ख्याल है वाहिद वो कप्तान है जिसने 2 टूर्नामेंट भी जीते हुए हैं, और एक और खुशकिस्मत कप्तान है जिसको मीडिया की बैकिंग भी है। भाई आपको पता है चंदी मीडिया है जिनकी बैटिंग है, बाकी सारे मीडिया की बैटिंग नहीं है, आप भी जानते हैं अरुण भाई। अरुण भाई आज आपकी, चलो आखिरी एक टीम बताइएगा, प्रोग्राम खत्म करना है हमने फौरन। आज आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, किस टीम के साथ जा रहे हैं आप? अगर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वही गलतियां की जो करती चली आ रही है, तो मैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को नहीं, अभी सिर्फ एक जवाब देने, प्रोग्राम खत्म करना है, कौन सी टीम? कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो हम दोनों ही कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जाएंगे, तो फिर तो कल बहस नहीं बनेगी, लेकिन ठीक है आपकी टीम सामने आ गई। थैंक यू वेरी मच अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट हंगामा में इतना ही। आज मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास अब चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, कल इस पर बात करेंगे। शाम को 4 बजे क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम और टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब के साथ चाहता है इजाजत। कल शाम को 4 बजे फिर मिलना है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।